हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ये दिल्ली पुलिस का जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस का पेपर किस सीरीज का पार्ट है? जैसा कि आप लोग को पता है, दो एमसीक्यू का सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव और दूसरा है राकेश यादव के सर के ऑब्जेक्टिव। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों पेपर में हमारा डिस्कशन 2020 तक होगा। लूसेंट में जो कि आपको पता है 2017 तक का क्वेश्चन आप देखते थे, लेकिन मैं बुक ले आया। अब 2020 तक का क्वेश्चन मिलेगा। और आपको पता है राकेश यादव सर के पास की बुक जो हमारे पास है उसमें 2017 तक का क्वेश्चन है। 3 साल के लिए हमने अलग से पेपर लिया है, जिसमें 2018, 19, 20 का पेपर है। एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम में, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सबका मैंने पेपर लिया। वो ऑलमोस्ट 187 सेट है। क्लियर ना? सब में 50 क्वेश्चन और जैसे सीजीएल में 25 क्वेश्चन। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, तो सबको हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 कोर्स हमारा चल रहा है, एक तो ऑब्जेक्टिव वाला और दूसरा है सब्जेक्टिव वाला। ऑब्जेक्टिव वाला भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। सब्जेक्टिव वाला में हम इसको ज़्यादा फोकस करें, बहुत अच्छे से दिया है उसमें। आप डेमो वीडियो देख सकते हो। मतलब समझ लो लूसेंट से भी ऑलमोस्ट 20 गुना अच्छा। लूसेंट में बिल्कुल अरेंज नहीं किया था, तो मैं आपको अरेंज कर करके बता रहा था, लेकिन बिल्कुल अरेंज किया है इसमें। पिक्चर वगैरह, डेटा वगैरह अच्छे से दिया हुआ है। क्लियर? तो इसमें इसका यूज करें और फिर हम एनसीईआरटी का यूज करें। ये कोर्स है, आपको 600 प्राइस पड़ेगा। और इन दोनों को आप कर सकते हो 300 पर सब्जेक्ट। या तो राकेश यादव सर लो, लूसेंट मैं बोलूँगा दोनों लो। दोनों का 500 पड़ेगा, लेकिन दोनों का फ़ायदा साथ साथ होगा। पता है क्यों? क्योंकि राकेश यादव सर में एक तरफ हम क्या क्या डिस्कस कर चुके, एंशिएंट, मॉडर्न, पॉलिटी हो चुका है। पॉलिटी का 1-2 चैप्टर बचा है। इधर हम ज्योग्राफी डिस्कस कर चुके हैं, इंडियन ज्योग्राफी और बायोलॉजी डिस्कस कर, तो एक साथ आपको कई सब्जेक्ट कवर हो जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का। इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 25 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन टोटल। ट्रेडिशनल एक पनखीरा फोक सॉन्ग है। पनखीरा फोक सॉन्ग, तो पनखीरा फोक सॉन्ग किस स्टेट से बिलोंग करता है? पंखीरा। पंखीरा फोक सॉन्ग आपको राजस्थान से बिलोंग करता है। राजस्थान का एक और फोक सॉन्ग है लोटिया। क्लियर? आप अगर एक वेबसाइट पे जाओगे, CCRT, वहाँ पे फोक सॉन्ग लिखोगे तो वहाँ पे कई और आ जाएगा। जैसे इसमें जो ऑप्शन लिखा था उसका मैंने बता दिया। कश्मीर का आपको चक्री मिल जाएगा, उसके छत्तीसगढ़ का आपको पंडावनी मिल जाएगा। इसी तरह आपको अलग अलग पूरा मिल जाएगा, उसमें लगभग 20-30 है, आप देख लेना। ठीक है ना? पनखीरा राजस्थान का है। ये किनके द्वारा गाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। किसान के द्वारा गाए जाते हैं। जब वो खेत में काम करते रहते हैं ना, तो मंजीरा और एक एलगोजा इसके साथ ही गाते रहते हैं। ठीक है ना? पंखीरा का लिटरल मीनिंग होता है लवर। समझ में? उसके बाद लोटिया भी राजस्थान का ही है। ये चैत्र मंथ में गाया जाता है लोटिया। क्लियर? वुमेन क्या करती है? वाटर को फिल करती है और एक ऑस्पिशियस जगह पे चढ़ाती है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट है, हाँ, पंदावनी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की है और चक्री कश्मीर की है। नेक्स्ट, which of the following माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड विद द लिंक बिटवीन लिविंग? जैसे आपको हमें पता है वायरस। वायरस क्या है? अगर किसी लिविंग बिंग में नहीं है, अगर वो बाहर है तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। बाहर है तो एज अ नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन जैसे ही लिविंग विंग के कांटेक्ट में आता है तो रेप्लिकेट करने लगता है, अपना नंबर बनाने लगता है। तो वायरस, जिसको हम विषाणु बोलते हैं। ठीक है? द जास्कर रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? जास्कर रिवर। आप देखो, जास्कर रिवर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जास्कर रिवर, अगर आपको पता है इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। श्योक रिवर है, श्योक की एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा। गिलगिट भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की। गिलगिट का एक छोटा सा ट्रिब्यूटरी है हुंजा। ठीक है ना? और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? और 5 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। क्लियर? ब्यास एकमात्र ऐसा रिवर है जो सिर्फ इंडिया में फ्लो करता है।
ठीक है ना। और ब्यास और सतलज हरीके के पास मिलते हैं, ये आपको पता ही होगा। और बाकी ये इन सब को, इन पांचों को मिला के हम पंचनद बोलते हैं। झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, इन सब को मिला के हम पंचनद बोलते हैं, ठीक है ना, पंचनद। और पंजाब को हम पंचनद बोलते हैं वैसे भी, ठीक है। जास्कर हम देखनी, जास्कर कहाँ से निकलती है, जास्कर रेंज से निकलती है। जैसे कि हमें हिमालय के ऊपर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कौन कौन है, काराकोरम, उसका लद्दाख आता है, उसका जास्कर आता है और कैलाश आता है। तो इस जास्कर से ही निकलती है जास्कर रिवर। समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्रीनगर आपसे शहर पूछे, आपसे ये पूछा सकता है श्रीनगर शहर किस रवि रिवर के किनारे, तो आप बोल देना झेलम नदी के किनारे, कोई दिक्कत नहीं। झेलम रिवर की एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है किशन गंगा। किशन गंगा पे एक हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था जिसके कारण डिस्प्यूट हुआ था। चलिए, तो ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फॉलो जास्कर ट्रिब्यूटरी ऑब्वियसली इंडस का, ठीक है ना। ब्यास का नहीं है, ब्यास तो अपने आप एक ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी रिवर है। अगर ब्यास से ऐसे करके मिला रहता ना तब हम बोल सकते थे, ठीक है ना। चलिए, एक चीज और मैं बता दूं, झेलम रिवर जो निकलती है श्रीनगर के पास से, बाकी जो रवि, ब्यास, सतलज है ना, ये तीनों के तीनों हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। और इंडस और सतलज ये दोनों तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। एज ऑफ 31 अगस्त 2020 हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वेर अवॉर्डेड। भाई आज तक एक ही प्लेयर को भारत रत्न का अवार्ड मिला है, सचिन तेंदुलकर को, क्लियर। ये 2018 में मिला था, ठीक है। उनके बाद आपको पता है 2019 में, 18 से पहले ही मिला था। 2019 में आपको पता है 3 लोगों को मिला था, एक तो थे नानाजी देशमुख और दूसरे थे हमारे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और एक और थे, 3 लोग को मिला था, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक एक ही प्लेयर को मिला है और ये सबसे यंगेस्ट थे, अब आपको पता ही है, ठीक है। एक साल में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है। सबसे फर्स्ट वुमेन थी जिनको मिला था, वो थी इंदिरा गांधी। इवन भारत रत्न फॉरनर को भी मिल सकता है। किन किन को मिला है फॉरनर में बात करें तो मिला है नेल्सन मंडेला जी को, और उसके बाद मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है ना। उसके बाद एक और प्राइज बहुत न्यूज में रही थी, गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज अभी मिला था किनको, गांधी पीस प्राइज 2020 के लिए मिला था, जो बांग्लादेश को लिबरेट करवाए थे उनको मिला था। मोमिनुल हक जो नहीं है, उनको मिला था। फेमस पेंटर थे ईरान के अब्दुल अस्समद, अबद अस्समद, इसको अब्दुल समद भी बोलते हैं। ये इंडिया में आए थे, किनके इनवाइटेशन पे आए थे, किन्होंने इनवाइट किया था तो आए थे। ऑब्वियसली इनको इनवाइट किया गया था अकबर के द्वारा। इनको एक्चुअली यहाँ पे सॉरी हुमायूं के द्वारा इनको किया गया था, अब्दुल समद को हुमायूं के द्वारा, ठीक है ना। और क्योंकि अकबर से पहले ही आ गए थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ना, ये मुगल में रहे थे ऑलमोस्ट 1550 से 1595 के बीच, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं का नाम, इनको मिर्जा अली जो आप वर्ड सुनते हैं ना, मिर्जा अली इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है ना। इनका मिर्जा अली जो नाम है ना, पहली बार एक फेमस स्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है, खमसा ऑफ निजामी, इसमें देखने को मिला था। स्टार्टिंग में तो बस एक पेंटर थे, मिनिएचर पेंटर थे, लेकिन बाद में इनको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी दिया गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू नया इनकम टैक्स जो सिस्टम आया है, उसमें रुपये लाख टू 7.5 लाख, हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिड्यूस टू द टैक्सेस ऑफ टैक्सेबल इनकम। मतलब कि यहाँ पे 5 लाख है, 5 लाख से 7 लाख के बीच दर को घटा के कितने परसेंट कर दिए। पहले क्या था, 5 से 7 के बीच पहले था क्या, पहले था 20%, अब कर दिया गया 10%। ये है नया
ये है पुराना। ठीक है, 7.5 से 10 लाख के बीच से पहले 20% था। अभी पहले पता था 5 से 10 के बीच सीधा 20% था, लेकिन अब इसको थोड़ा तोड़ा गया है। 5 से 7.5 लाख को 10%, क्योंकि थोड़ा अजीब था ना कि 2.5 से अप टू 2.5 एग्जाम्प्ट, 2.5 से 5% लेकिन 5 से 10 जो आता था सीधे आ जाता था 20%। पहले ये बीच वाला ये दीवार नहीं था, पहले सीधा 5 से 10 में सीधा 20% था। अब एक सही में एक अच्छा कदम बैठाया गया है, या 5 से 7 वाले को अब सिर्फ 10% देना पड़ेगा, 7.5 से 10 वाले को 15%, 10 से सारे वाले को 20। पहले क्या था, सीधा 30 था, मतलब ये 25-20 वाला रेंज कोई था ही नहीं, मतलब 25 वगैरह 15 वगैरह वाला रेंज था नहीं। ठीक है, टेनिस प्लेयर एलेक्जेंडर जेरेवे, इन्होंने रिप्रेजेंट किया था किस कंट्री को, ये रिप्रेजेंट किए थे जर्मनी को। क्लियर, इनका नाम आया था, आपको पता है इनका नाम आया था इसमें जब यूएस ओपन हुआ था ना, उसमें नाम आया था। अशोका का एम्पायर, जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखा था, खरोष्टी स्क्रिप्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे अशोका का एम्पायर जो करेंगे ना, खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा गया इस एरिया में, नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी। ठीक है ना, इधर जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। क्लियर, और लैंग्वेज जो है प्राकृत है, प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृत, समझ में है ना। Which of the following is the author of the book, बुक एक किताब है जिसका नाम है रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। इनके राइटर है यतीश यादव, याद रखना है हमें, यतीश यादव राइटर है। रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। क्लियर, कौन इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन थे मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली एस रामानुजन, आप लोगों को नाम पता ही होगा। क्लियर, एस रामानुजन। यहाँ पे क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू, सिंपल कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन ए यूनिट मास। सिंपल समझो ना, कोई यूनिट मास है, चाहे आप कोल की बात कर लो या पेट्रोल की बात कर लो, कोई यूनिट मास को अगर जलाओगे तो जितना एनर्जी रिलीज होगा उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे। तो भाई जो जितने अच्छे से जल जाएगा, अच्छे से जलने का मतलब उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। तो सिंपल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कैलोरीफिक वैल्यू और एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल में कोई रिलेशन है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्लियर, तो कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर ग्राम या किलो जूल पर केजी भी बोलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे किलो जूल पर केजी है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ये तो प्रेशर का यूनिट है। माइक्रोन तो बस साइज का यूनिट है, और ये नहीं हो सकता। पीएसआई किसका यूनिट है, नहीं। According to forecast expressed by the finance minister in the union digit, the income of Indian farmer will be doubled. फार्मर का इनकम कब डबल होगा, 2022 तक हमने डबल करने का वादा किया। और ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, बहुत पुराना एजेंडा है, लेकिन 2020 के बजट में और दोहराया गया। क्लियर, मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 42 में लिखा है। मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ के बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट। समझ में आया, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 40 में तो आपको पता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखा है। ठीक, आर्टिकल 39 में बहुत छोटे छोटे राइट लिखे हैं, जैसे स्टेट अपने पॉलिसी बनाने वक्त ध्यान रखे कि लोगों को लाइवलीहुड मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इकट्ठा करे लोग, कंसंट्रेशन जो हो रहा है धन का वो ना हो, इक्वल पे हो, इक्वल वर्क के लिए मैन एंड वुमेन के बीच, वर्कर के हेल्थ की बात कर रहे थे, और उसके बाद चाइल्डहुड का प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे थे। चलिए, 39 और 41 क्या है, 41 एक्चुअली है कि राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस किस किस केस में, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, या कोई बिल्कुल ओल्ड एज है, कोई सिकनेस है, डिजेबलमेंट है, इन केस में क्या किया जाएगा, प्रोविजन बनाया जाएगा कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क
पब्लिक असिस्टेंस दिया जाएगा, एजुकेशन दिया जाएगा इस केस में, ठीक है ना। 41, तो आंसर कौन है इसका? 42, मैंने चारों बता दिया। गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी किसके राजा थे, मतलब किस राजवंश के शासक थे? सातवाहन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनके माता का नाम है शतकर्णी, ठीक है ना, मतलब गौतमी इनके माता का नाम है। ये डेक्कन वाला एरिया में होते थे, ऑलमोस्ट 1st और 2nd सेंचुरी CE के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, एनलाइटनमेंट ऑफ अशोका, सॉरी अष्टांगिक मार्ग जो बात करते थे, 8 फोल्ड पाथ, ध्यान देना 8 फोल्ड पाथ किसका है? 8 फोल्ड पाथ किसका कॉन्सेप्ट है? 8 फोल्ड पाथ कॉन्सेप्ट है हमारे बुद्धा जी का 8 फोल्ड पाथ कॉन्सेप्ट है। तो 8 फोल्ड पाथ में उन्होंने क्या क्या बोला था, मतलब गौतम बुद्धा जी का है कि क्या क्या पालन करना है। देखो सिंपल है, आप जब हम उन्हें इनको 4 प्रॉब्लम नजर आई थी। 4 प्रॉब्लम क्या नजर आई थी? सबसे पहला नजर आया था कि दुखा, दुखा मतलब दुख क्या है, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दुख, लोगों का दुख क्यों होता है, दुख का समुदाय, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है डिजायर। इसको खत्म कैसे किया जाएगा? तो जैसे ही सौरों को, दुख को खत्म किया जाएगा ना, तो वैसे ही ये सारा हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म कैसे होगा? एक पाथ अपना के, 8 पाथ, अष्टांगिका मार्ग उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या क्या करना है आपको? प्रॉपर विजन करना है, राइट स्पीच, राइट एम, प्रॉपर एक्शन, प्रॉपर लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, करेक्ट अवेयरनेस और मीडिएशन, इन सब की बात करनी है। ऑन जून 2020 who among the following was appointed to the post of chairman of advisory committee on the corporate insolvency proposal and liquidation process? इस उदय कोटक है इसके चेयरमैन। ये है, देखो ना, ये पोस्ट देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया का पोस्ट देखोगे तो इसमें एडवाइजरी कमेटी है जो है, उनके चेयरमैन है उदय कोटक, ठीक है ना। Which of the following state does not have shared boundary with the West Bengal? वेस्ट बंगाल किसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता? यहाँ पे अगर वेस्ट बंगाल का मैप देखते हैं तो अब देखो, यहाँ पे है झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है, बिहार के साथ भी बनाता है, इवन सिक्किम के साथ बनाता है और आसाम के साथ भी बनाता है, लेकिन मेघालय के साथ नहीं बनाता है। मेघालय ऑप्शन में दिया है, तो मेघालय ही करेक्ट होगा। Which of the following industries used to calculate द इंडेक्स ऑफ 8 बेसिक इंडस्ट्री? मतलब कि इसमें से कौन सी बेसिक इंडस्ट्री का यूज किया जाता है? तो देखो टोटल आपको पता है टोटल कितने इंडस्ट्री है? टोटल 8 इंडस्ट्री है, ठीक है ना। और देखो सिंपल है, IIP बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस। तो इसमें जो 40% जो आपको क्राइटेरिया है, ये टोटल 8 इंडस्ट्री का है, 8 बेसिक इंडस्ट्री। तो 8 बेसिक इंडस्ट्री में कौन कौन आता है? 8 बेसिक इंडस्ट्री में आता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 8 जो कोर इंडस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? तो आप बता देना रिफाइनरी का। सबसे कम वेटेज किसका है? फर्टिलाइजर का। असंख्य बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, 100 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, किसका ज़्यादा किसका कम। तो आप एक बार रैंकिंग भी देख लेते हैं। पहले रिफाइनरी है, उसके बाद आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बाद कौन आएगा? स्टील के बाद आएगा कोल, कोल के बाद कौन आएगा? क्रूड ऑयल, क्रूड के ऑयल के नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। एक सिद्धांत शिरोमणि एक प्राचीन ग्रंथ है, किसने लिखा है? सिद्धांत शिरोमणि एक प्राचीन ग्रंथ है, किसने लिखा है सिद्धांत शिरोमणि? ये देखो, ये लिखे हैं भास्कराचार्य ने। क्लियर? किसके बारे में सिद्धांत शिरोमणि? ये है एस्ट्रोनॉमी के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्धांत शिरोमणि का क्या क्या किसके बारे में लिखा हुआ है? एस्ट्रो। नेक्स्ट, यूनियन बजट में क्या किया है? एक टैक्स को हटा दिया गया। वो कौन सा टैक्स है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है ना। अगर आपको डिविडेंड होता है, सिंपल समझो ना, आपको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अगर बांटते हो तो उस पर भी पहले टैक्स देना पड़ता था,
जैसे आपका 100 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो उस पे आप बांट रहे हो, तो मतलब दे रहे हो अपने कर्मचारियों को या जिसको भी दे रहे हो, तो उसमें भी टैक्स लगता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज was the astronomical observatory constructed under the patronage of सवाई जयसिंह? सवाई जयसिंह के अध्यक्षता में एक बनाया गया था क्या, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पे है? देखो, सवाई जयन सिंह ये तो महाराजा थे अंबर के और जयपुर के। इन्होंने सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 18th सेंचुरी में एक दिल्ली में, देखो यहाँ कहाँ कहाँ खोला था मैं बताता हूँ। सेकेंड क्वार्टर इन्होंने 5 जगह ऑब्जर्वेटरी खोला था, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ खोला था। एक तो आपको सबसे पहले जयपुर में खोला था, उसके बाद दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद बोलते थे, उसके बाद उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो वाराणसी यहाँ पे, ठीक है। 5 जगह कौन कौन? जयपुर, दिल्ली जिसको शाहजहानाबाद बोलते थे उस समय, उसके बाद है उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। तो थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। और एक्चुअली जो जयपुर में है ना जंतर मंतर जो हम बात करते हैं, उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है, ठीक है ना। और कई सारी और जहाँ पे यहाँ पे जो किसने बनाया, राजपूत किंग सवाई जयसिंह ने बनाया है। ये सवाई जयसिंह ही फाउंडर है जयपुर के, ठीक है ना। और ये मॉन्यूमेंट जो जंतर मंतर था वो कंप्लीट कब हुआ? 1734 में, ठीक है ना। ये लोकेटेड है सिटी प्लेस के पास, हवा महल सब के पास है ये लोकेटेड। गार्जियन कौन है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के? गार्जियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के आरबीआई, ठीक है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में और क्या क्या होता है आपको पता ही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होता है करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी सब, खासकर डॉलर ज़्यादा होती है। उसके अलावे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, गोल्ड होता है, ये सब होता है, ठीक है। आईएमएफ का भी करेंसी होता है, ठीक है ना। धर्म चक्र परिवर्तन, ये बौद्ध आयोजन कहाँ पे हुआ था? बौद्ध आयोजन बहुत फेमस है। सबसे पहला क्या हुआ? उनका जन्म हुआ, घर से निकले, तो घर से निकलने को हम क्या बोलते हैं? घर से निकलने को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। उसके बाद एनलाइटनमेंट होता है, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोध गया में होती है। उसके बाद पहली बार सरमन देते हैं। सरमन कहाँ पे देते हैं? सारनाथ में। इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, क्लियर। उसके बाद कुशीनगर में उनका पहला वो महापरिनिर्वाण होता है कुशीनगर में, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। ए ह्यूज स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध कहाँ से? सुल्तानगंज से मिला है, सुल्तानगंज से ह्यूज स्टैच्यू मिला है बुद्ध का। और ये किसके समय का है ये हमें बताना है, किसके समय का है ये। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। ये एक्चुअली न्यूज़ क्या है? ये 11 दिसंबर 2020 का न्यूज़ है, और ऑब्वियसली 2020 वाले एग्जाम में ही आया था। भागलपुर में नाले की खुदाई के दौरान मिली गौतम बुद्ध की प्रतिमा, क्लियर। और ये गुप्ता के समय का, बहुत बड़ी मूर्ति मिली है, बहुत बड़ी, ठीक है ना। चलिए, सुल्तानगंज में मिली है, गुप्ता समय की मिली है, और कॉपर का मिला है, कॉपर, ठीक। ऑलमोस्ट समझो ना 500 केजी का है, मतलब कितना भारी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। इंडिया और डैश ने डिक्लेयर, इंडिया और डैश को वे डिक्लेयर ज्वाइंट विनर, मतलब इंडिया और ये रसिया डिक्लेयर किया गया ज्वाइंट विनर, क्लियर। पहले बार ऐसा हुआ कि इंडिया गोल्ड जीता है और टॉप स्पॉट पे आया चेस ओलंपियाड में, ठीक है ना। तो यही यहाँ तक है। आगे जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और कोर्स आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना और अपने दोस्तों को भी बहुत बताना, ताकि इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मैं बताता हूँ, इसमें एंशिएंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मौर्य भी कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी में भी हम कई चैप्टर कर लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी, केमिस्ट्री भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको ये बहुत फास्ट होगा, इन बहुत अच्छे से होगा, इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्लियर। थैंक यू सो मच।